नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सद के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो को पूरी तरह से खौफनाक कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी बताने वाला हूँ जो खौफनाक थी या दर्द भरी थी, ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अश्वत्थामा से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी जो कि आप लोगों के आज रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले उन लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, जिनको अश्वत्थामा की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो ये जान ले कि अश्वत्थामा महाभारत के एक ऐसा पात्र है जो कि आज भी जीवित है। जी हाँ, इसका अपना एक इतिहास है। जिस इतिहास को आपको जानना है तो गूगल या यूट्यूब में केवल इतना लिखे, अश्वत्थामा स्टोरी ब्लडी सत्य। आप लोगों को मेरे वीडियो के जरिए पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम वहां नहीं जाते हैं कि अश्वत्थामा आज भी क्यों और कैसे जीवित है। हम सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों ने वीडियो ओपन किया है। दरअसल ये घटना सन 2022 की ही है। एक ऐसे आदमी के साथ घटी हुई जो कि अपनी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी रहा था, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, कुछ अच्छा करने की एक बहुत बड़ी इच्छा लिए अपने करियर की तरफ बढ़ा जा रहा था। दरअसल ये बचपन से लेकर बड़े होते तक एक ही इच्छा अपने मन में लिए था कि मुझे बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा लेखक बनना है। ये लेखक बनना चाहता था, ये तरह तरह की किताबें लिखना चाहता था, नॉवेल लिखना चाहता था और इसे रिसर्च करने का काफी ज्यादा शौक था। परिवार में पैसे कम होने के कारण ये अपनी बहुत बड़े लेवल की पढ़ाई तो नहीं कर पाया था, लेकिन पढ़ाई इसके पैशन को खत्म नहीं कर सकती थी। ये कैसे भी करके ये चाहता था कि मैं अपनी अगर एक किताब लिख दूं और कोशिश करूं उसे पब्लिश कराने के लिए पूरी जान लगा दूं, तो मुझे यकीन है मेरी किताब पब्लिश हो जाएगी। वो इस किताब और इस कंसेप्ट के ऊपर काफी समय से काम कर रहा था। इसकी उम्र अब लगभग 32 साल की हो चुकी थी। यह आदमी एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर किताब लिखना चाह रहा था, और वो कंसेप्ट हम सभी लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो कंसेप्ट है नेचर का, प्रकृति का। जी हाँ, ये प्रकृति नेचर के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखना चाह रहा था, जिसमें वो सारे ज्ञान, वो सारे नॉलेजेस होते जो कि अलग अलग प्लांट से रिलेटेड होते, अलग अलग जानवरों से, अलग अलग पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों से। मतलब इस दुनिया में, प्रकृति में जितनी भी विभिन्न चीजें हैं जिसे आज की दुनिया एक्सप्लोर नहीं कर पाई है या फिर समझने में काफी टाइम लगा रही है, वो उनके कंसेप्ट के ऊपर किताब लिखना चाह रहा था। उसे पता था मैं ज्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पाया हूं, इसलिए घर बैठे तो ये काम नहीं होगा। इसलिए वो काफी सालों से अलग अलग जगहों पर जाता, प्रकृति के बीच समय बिताता, प्रकृति, नेचर, प्रकृति की चीजों को समझने की कोशिश करता और उसे अपनी एक रफ डायरी में उतार देता। बस मध्य प्रदेश में रहने वाले दिनेश नाम के उस लड़के का यही शौक उसे एक घने जंगल की तरफ लेकर चले गया। यह घना जंगल कहीं और नहीं बल्कि बुरहानपुर के इलाके में था। बुरहानपुर का एक ऐसा इलाका है जहां पर आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा आते हैं। जब उसे यह बात पता चली तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ। वो और जानने की कोशिश किया कि इस प्रकृति में ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ने अगर किसी को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के हिसाब से बनाया है तो वो सामने वाला इंसान भगवान की बनाई हुई इस टाइम लिमिट को तोड़ दे, या कोई भी उसकी शक्ति भगवान की उस समय सीमा को तोड़ सके। ऐसी कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है नेचर में या फिर करती थी? वो इस चीज को डिटेल में समझना चाह रहा था। बुरहानपुर के जंगल के इलाकों में वो यही सोच के साथ पहुंच गया कि उसे बहुत कुछ यहां पर प्रकृति के बारे में पता चलेगा। इसने अब तक अपनी समझ लो कि 50% रिसर्च को कंप्लीट कर चुका था। मतलब जितना ये चाह रहा था उसका 50% ये अपनी रफ डायरी में उतार चुका था। अब लगभग 50% और एक्सप्लोर करना कुछ बाकी था। उसके बाद ये कंप्लीट उसकी एक बुक बनाता और उसको पब्लिश करने के लिए आगे बढ़ जाता। भाई अब क्या था कि इसी सोच के साथ लगभग 5 जनवरी सन 2022 की ही बात है, ये बुरहानपुर के जंगलों में पहुंच गया। इसने अपने घर में नहीं बताया था इस बात को। इसका केवल एक छोटा भाई था, उसे इस बारे में पता था। परिवार वाले उसके हमेशा इस शौक को, इस पैशन को गलत बोलते थे, वो इसके खिलाफ थे। परिवार वाले ये कहते थे कि जीवन में कुछ ऐसा करो कि आप अपना परिवार पाल पोस सको। कल को हम खत्म हो जाएंगे, हमारा कुछ रहेगा नहीं, तो आप क्या करोगे भाई? इस तरीके से जंगलों में घूम के, पेड़ पौधों के पास जाके, नदी के पास घूम के, समुद्रों के पास घूम के, एक किताब में उतार के आपका पेट तो नहीं भर जाएगा ना। लेकिन इसकी जो खुशी थी वो इसी में थी। इस वजह से इसने अपने परिवार वालों को नहीं बताया था कि मैं अपने घर से बहुत दूर बुरहानपुर के जंगलों में नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहा हूँ। ये जाता है, ये ना टेक्नोलॉजी से थोड़ा कट कर रहता था।
इसे ज़्यादा ज्ञान नहीं था टेक्नोलॉजी का, मोबाइल्स का, स्मार्टफोन का। इसलिए जो ये मोबाइल चलाता था ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल मोबाइल था और बस नॉर्मल इंटरनेट चल जाए, नॉर्मल फ़ोन में बात हो जाए, इसी तरह का मोबाइल और उपकरण चलाता था। आप सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में भी लैपटॉप में काम नहीं करता था, केवल डायरी में ये चीज़ें उतारता था। बस 5 जनवरी सन 2022 को ये बुरहानपुर में पहुंच जाता है। यहाँ पर ये एक होटल लेता है, वहाँ पे कुछ दिन का स्टे करता है और होटल वालों से जानकारी प्राप्त करने के बाद इसे पता चलता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जिस पहाड़ के आसपास केवल जंगल ही जंगल, प्रकृति है। ये जिस होटल में रुका हुआ था उस होटल के मैनेजर को भी बताता है कि मैं यहाँ पर किस मकसद से आया हुआ हूँ। बुरहानपुर का वो होटल का मैनेजर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि यार ये कुछ अलग है, मतलब बुरहानपुर में लोग रहने के लिए आते, घूमने के लिए आते, लेकिन ऐसा शौक लिए पहली बार कोई इंसान आया हुआ है। तो उसकी पूरी हेल्प करता है, बताता है कि कैसे ऑटो टेम्पो वहाँ तक जाएगी। ये बस अपने रूम में जो कुछ कपड़े लेके पहुंचा था, बैग वैग वो छोड़ देता है और अपने साथ अपना एक जो हैंड बैग था वो लटकाता है, अपनी डायरी डालता है, पेन डालता है और बढ़ जाता है टेम्पो पकड़ के सुबह सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास उस पहाड़ की तरफ। अब पहाड़ लगने से पहले ही जंगल लग जाता है, तो वो इस जंगल में उतर जाता है और उतर के वो जंगल के अंदर तरफ बढ़ने लगता है। वो अलग अलग चीज़ें देख रहा था, अलग अलग चीज़ें समझ रहा था, अलग अलग चीज़ों को अपनी किताब में उतारता जा रहा था। उसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे जानवर, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे दिखाई दिए। उसने सब कुछ अपनी किताब पर लिखा, अपने ये नए एक्सपीरियंस को भी उसने अपनी इस किताब पर लिखा। वो ये चीज़ को समझाना चाह रहा था दुनिया को कि कैसे एक इंसान प्रकृति के साथ कनेक्ट कर सकता है। वो सारी चीज़ें अपनी उस किताब में लिखता चला जा रहा था। पता ही नहीं चला कि ये वक्त अब 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे का हो चुका है। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और अब ऐसा लगा कि यार अब भूख लग चुकी है, क्योंकि ये बहुत देर से पैदल चल रहा था। हालांकि जनवरी में थोड़ा थोड़ा ठंड वाला मौसम होता है, लेकिन जब ये इतनी देर से पैदल चल रहा था बिना कुछ खाए और बहुत ही कम पानी पिए, तो इसे महसूस हुआ कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है। अब थोड़ी देर बाद ही किया जाएगा, थोड़ा बाहर जाता हूँ, अभी घूमने वाला एरिया है तो पॉसिबिलिटी है कि बाहर की तरफ कोई स्टॉल कुछ छोटा मोटा होटल रेस्टोरेंट कुछ मिल जाए। अभी अपनी डायरी को डालता है इसी सोच के साथ कि शायद कल आ जाऊंगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद में आऊँगा। और डायरी डाल के बैग में पीछे पलटता है तो क्या पाता है, पीछे वो एक ऐसे रास्ते में खो चुका था जिसकी शुरुआत उसे दिखाई ही नहीं दे रही थी, ना ही सामने अंत दिखाई दे रहा था। चारों तरफ केवल और केवल पेड़ पौधे, घना जंगल दिखाई दे रहा था। ये घबरा गया कि जब मैं इस रास्ते में इस जंगल में एंटर किया था ये इतना बड़ा तो फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये इतना बड़ा क्यों दिख रहा है। केवल हरियाली, नजर ज्यादा दूर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि थोड़ी आगे तक नजर जाती तो कोई पेड़ से टकरा कर रुक जाती। चारों तरफ केवल यही मंजर था। वो हड़बड़ा के इधर उधर भागने लगता है, थोड़ी आगे इधर जाता, फिर थोड़ी आगे उधर जाता, थोड़ी आगे सीधा जाता, थोड़ी आगे पीछे जाता, अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा जाके समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी क्लियर समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे बाहर कैसे निकलना है। दरअसल ये जो दिनेश था ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे कोई लड़का हो सकता है। देखो भाई, ये जो बच्चा था ना, ये जो लड़का था ना, 30-32 साल का था, सॉरी बच्चा बोलना गलत है, लेकिन ये जो लड़का था ना, ये बचपन से ही बड़े होते तक अपने दिमाग को केवल किताबी दुनिया में ही मशगूल रखा था। इसे दीन दुनिया ज़्यादा समझती ही नहीं थी, इसे केवल समझ में आती थी तो किताबें, अपनी रिसर्च, अपना सपना। बस कुछ लोग होते हैं ना जो किसी चीज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरी चीज़ ज़्यादा समझती ही नहीं है। अरे ये लड़का मोबाइल तक ढंग का नहीं चलाता था, मतलब ज़्यादा एडवांस्ड वाला, तो ये क्या करता, मतलब ये कितना ज़्यादा एडवांस होगा आप समझ सकते हैं। ये जंगल पहुंच गया था, अब ऐसा लग रहा था कि फंस गया हूँ। लगभग 1 घंटे हाथ पैर मारता है कि कैसे निकलूँ यार, मैं लिखते समझते नेचर को जानते हुए ना जाने कहाँ पर बीच में पहुँच गया हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब लगभग ऐसा फील हो रहा था कि शाम का वक्त हो चला है। अब मन में घबराहट बहुत जाग गई कि थोड़ी देर बाद अगर अंधेरा हो गया तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा। ये जंगल वाला इलाका है और यहाँ पे शायद कोई जानवर भी आ सकते हैं। उसने 2-4 बार चिल्लाने की कोशिश किया था कि कोई बाहर की तरफ होगा तो हेल्प करने के लिए अंदर आएगा, लेकिन वो ये सोचकर शांत हो गया थोड़ी देर बाद कि अगर जानवरों ने मेरी आवाज़ को सुन लिए और अगर वो मेरे सामने आ गए तो मेरे साथ क्या होगा।
इस वजह से अब वो ज्यादा चिल्ला भी नहीं रहा था और केवल खुद की कैपेसिटी से जितना ढूंढने की कोशिश कर रहा था उतना वो ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद और समय बीत गया और अब उसने पाया कि धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है। अब मन में डर और भी ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि शेर, चीते, भालू ये सब भी वहां पर आ सकते थे। उसे ऐसा लग रहा था, उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कौन सा जानवर होगा कौन सा नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन में पहली बार इस जंगल में आया हुआ था। अब वो क्या करता है कि देखो, जैसे जैसे मैं आया था उसी डायरेक्शन में पीछे जाने की कोशिश करता हूं, किस्मत रहेगी तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये जंगल था, कोई प्रॉपर रास्ता तो नहीं बना हुआ था। ये सारी चीजें अपनी किस्मत के ऊपर छोड़कर ही पीछे की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ते 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 और समय बीत गया और अब लगभग अंधेरा हो चला था और अब मन में डर ने बहुत ही खतरनाक डेरा डाल दिया। उसे यकीन हो गया कि अब मेरी यहां पर बहुत बुरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अंधेरा हो गया, जानवर आ गए, खेल खत्म, या चोर लुटेरे आएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक से ही उसे उसके पीछे एक हलचल सुनाई देती है। यह हलचल को सुनकर पीछे पलटकर देखता है कि अब मैं गया तो पीछे पाता है कि एक आदमी खड़ा हुआ है। इसे पहले पल में ऐसा लगा था कि यह आदमी कोई चोर उचक्का है, लेकिन उस आदमी की कद काठी को देखकर इसका जो विश्वास था कि ये चोर होगा, ये टूट जाता है। उस आदमी की कद काठी बहुत ही ज्यादा अलग थी। यह आदमी काफी ज्यादा हाइटेड था, यही कोई इसकी हाइट 7 फीट के आसपास की रही होगी। और जो इसका रंग था काफी ज्यादा गोरा, काफी ज्यादा मानो कि इसकी स्किन जो है वो चमक रही होगी। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस आदमी ने एक कंबल अपने सर से ऐसा डाला हुआ था और इस आदमी के चारों तरफ बहुत ज्यादा मक्खियां जो थी वो भिनभिना रही थी। उसके इस हुलिये को देखकर अपना दिनेश काफी ज्यादा घबरा गया था, डर सा गया था और वो उसे देखकर दूर भागने की कोशिश करने लगा कि ये आदमी पता नहीं कौन है यार, बड़ा विचित्र सा दिखाई दे रहा है। वो आदमी ने भी अपने कदमों की रफ्तार दिनेश की तरफ बढ़ा दिया और जब थोड़ी आगे जाके दिनेश बहुत ज्यादा सहम गया तो अचानक से उसके पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर गया। अब वो आदमी धीरे धीरे करके दिनेश के पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। दिनेश ने बिना हाथ उसका पकड़े खड़ा हुआ और पहली बात यही पूछा कि कौन हो आप, मुझसे क्या चाहते हो। मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं इस जंगल में फंस गया हूं, बाहर से आया हुआ एक छोटे से गांव का इंसान हूं, गरीब घर का हूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे जाने दो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सामने खड़ा हुआ आदमी उससे केवल यही कहता है कि अरे तुमसे मदद किसने मांगा, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। थोड़ी देर पहले तुम चिल्ला रहे थे ना कि बचा लो, मुझे यहां से निकालो, मैंने सुन लिया था, लेकिन मैं अपने किसी काम में व्यस्त था, इसलिए मैं उस समय तुम्हारी मदद करने नहीं आ पाया था, लेकिन अब आया हूं। बताओ कहां से आए हो। बताता है कि मैं इस गांव से आया हुआ हूं। बोलता है उठो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। अब इसके जान में जान थोड़ी आती है, इसको लगता है कि चलो कोई मदद करने वाला इंसान है, ये उसके साथ आगे बढ़ जाता है। आगे थोड़ा बढ़ रहा था और अब लगभग अंधेरा हो चला था। हवाएं भी थोड़ी चलने लगी थी, जंगल पहाड़ी वाला इलाका था तो हवाएं थोड़ी तेज, उन हवाओं के तेज चलने की वजह से वो जो आदमी मदद करने के लिए आया हुआ था उसके सर का कंबल थोड़ा सा उड़ सा जाता है। कंबल उड़ता है, अचानक से अपना दिनेश पीछे पलटकर देखता है, पाता है कि उस आदमी के सर पे बहुत बड़ी सी चोट लगी हुई है। हड़बड़ाहट में वो आदमी वापस से अपना कंबल ढांकता है और वो लोग सीधे सीधे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लगभग आधे घंटे चलने के बाद एक ऐसा रास्ता आता है कि आदमी वहां पर रुक जाता है। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि हम जो पीछे बहुत ही घना जंगल था उसको पीछे दूर छोड़ते हुए काफी आगे निकल गए। वो लंबा सा आदमी रुक जाता है तो दिनेश काफी ज्यादा हैरान कि अरे हम इतनी देर से चल रहे हैं, आप रुक क्यों गए। आदमी कहता है कि मेरा सफर यहीं तक का था, देखो अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि कैसे कैसे कहां से निकलना है, तुम निकल जाओगे, फिक्र मत करो। हम ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि जहां से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे आगे अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, इतनी ही मेरी सीमा थी, इसके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा तुम्हारे साथ। दिनेश कुछ भी हो थोड़ा खुश होता है कि अभी इस आदमी के कारण उसकी जान बच गई, लेकिन दिनेश ने जब से उसकी पहली झलक देखा था तब से ही उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे कि भाई ये कौन है आदमी, इतना अलग, इतना डिफरेंट दिखाई दे रहा है। दिनेश उस आदमी से पूछता है कि देखो आपने मुझे यहाँ तक छोड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपको देखकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और सवाल ये है कि आप हैं कौन, कहाँ रहते हैं, इस घने जंगल में आप कर क्या रहे थे। अगर ये सारे सवालों का जवाब आप नहीं देना चाहते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक आत्मा है, आप एक भूत है।
सामने खड़ा हुआ वो लंबा सा आदमी कहता है कि नहीं, मैं भूत नहीं हूं। फिर ये कहते हैं कि आप कोई यक्ष है? सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है कि नहीं, मैं यक्ष भी नहीं हूं। तो बोलता है कि ठीक है, आप अपना नाम ही बता दीजिए, कम से कम मुझे उस आदमी का नाम तो याद हो जिसने मुझे मरते हुए से बचाया है। वो आदमी कहता है कि देखो, तुम मेरे बारे में जितना कुछ भी सोचोगे सारा कुछ ही गलत होगा। मैं भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व इनमें से कोई भी नहीं हूं, और ना ही मैं तुम में से एक हूं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि इस युग से ही नाता नहीं रखता है। मैं एक दूसरे युग का इंसान, मैं द्वापर युग से जी रहा अश्वत्थामा हूं। जैसे ये बात दिनेश सुनता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। दिनेश काफी ज्यादा घबरा जाता है। दिनेश कुछ देर के लिए शॉक था, ब्लैंक था, मुंह खुला का खुला रह गया। अब पीछे अचानक से बिजली कड़की, और उस बिजली के कड़कने की वजह से दिनेश अपने होश में आया। सोचा कि अरे, मेरे सामने अश्वत्थामा खड़े हुए हैं। वो जैसे ही अगला शब्द बोलने वाला था कि अश्वत्थामा 2 कदम पीछे हटे और तेजी से भागना शुरू कर दी। दिनेश देखता ही रह गया। अब कुछ समझ नहीं पाया था, बस पीछे पलटा और रोड की तरफ आ गया। किस्मत से थोड़ी आगे चलने के बाद दिनेश को बुरहानपुर पहुंचने का साधन मिल गया। दिनेश ने अगले ही दिन अपना सामान अमान बांधा और मैनेजर से कहा कि देखो, मैं जिस काम से आया था वो मेरा मकसद पूरा हो गया है, किस्मत रही तो फिर कभी मिलेंगे, अभी निकलता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने घर के लिए निकल गया। जब अपने घर पर आया, उसने काफी सारे लोगों को ये घटना बताई, अपने परिवार वालों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, लेकिन किसी ने भी उसकी इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। सभी लोग ये कहते कि तू एक राइटर है, कहानी अच्छी लिखता है, ये तेरी मनगढ़ंत कहानी है। अश्वत्थामा ऐसे ही किसी के भी सामने नहीं आ सकते। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि अश्वत्थामा जब जीवित ही नहीं, भाई इतने पुराने युग से कौन अब तक जीवित रहेगा, वो तेरे सामने आ ही नहीं सकते। बहुत सारे लोगों ने इसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यहां पर बाहरी दुनिया में तो लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। इसने अपनी दुनिया में खुद को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके ऐसा समय आ गया कि ये अपनी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब किताब लिखने का शौक मानो एक तरफ धरा की धरा रह गया था। केवल वो वही सोचता रहता, केवल वो उस लंबे चौड़े इंसान का हुलिया ही याद करता रहता, उसकी आवाज को इमेजिन करता रहता। हर वक्त केवल और केवल महाभारत, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता। अब ऐसा समय आ गया कि उसने अपना खाना पीना भी त्याग दिया। अब किसी से बात भी नहीं करता था, अपने कमरे से भी नहीं निकलता था, और केवल उतना ही खा रहा था जितना जीने के लिए सफिशिएंट रहे। धीरे धीरे करके, यानी कि लगभग 2.5 महीने बाद एक ऐसा दिन आया जब दिनेश ने इस दुनिया में आखिरी सांसें ली। मानो कि जिस दिन से अश्वत्थामा को दिनेश ने देखा था, उस दिन से दिनेश एक दूसरी ही दुनिया में जीने लगा था। मानो कि उसका पैदा होना सफल हो गया हो, या फिर उसने कुछ ऐसा देख लिया जो ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार, या इस प्रकृति की, या फिर इस नेचर की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज थी। दिनेश पूरी तरह से ट्रांस में चला गया, और फिर लगभग 2.5 महीने बाद उसने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली। मरते दम तक उसके घर वालों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, और आज भी उसके घर वाले उन बातों पर विश्वास नहीं करते। आज भी सभी लोगों को यह लगता है कि दिनेश अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो दिया था, और इसी वजह से उसने अपनी ये कंडीशन, ये गत कर लिया, और आखिर में ये दुनिया को छोड़कर चला गया। ये पूरी की पूरी घटना का विवरण मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि दिनेश के छोटे भाई दिव्य ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। दिव्य भी शुरू में इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब भाई दिनेश का मामला काफी ज्यादा सीरियस हो गया, रूम से निकलना बंद कर दिया और केवल वही सोचते, वही बोलते रहता था, तो दिव्य दिनेश की बातों पर विश्वास करने लगा था। केवल दिव्य ही था जो दिनेश की सारी बातें मानता था। दिनेश से वो बार बार पूछता रहता कि ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ, कैसे दिखते थे, कैसी आवाज थी, कहाँ मिले, कितने बजे, सारी बात दिव्य ने दिनेश से जाना। और फिर जब दिनेश की मृत्यु हो गई तो दिव्य ने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश किया। जब घर वाले नहीं समझे तो दिव्य ने यह फैसला लिया कि वो ये घटना की पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजे, ताकि मैं ये घटना के बारे में पूरी दुनिया को बताऊं, ताकि घर वाले तो नहीं, दुनिया वाले ही दिनेश की उस घटना के ऊपर विश्वास कर सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये घटना सच्ची थी या फिर एक ऐसे लेखक की दिमाग की उपज जो आज इस दुनिया में जीवित नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं आपके भाई की कहानी के ऊपर विश्वास करता हूं।
चलिए दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।